हेलो एवरीवन, चलिए EIS चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक है रिस्क एंड कंट्रोल्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स। रिस्क एंड कंट्रोल्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स की क्या क्या रिस्क है और उनसे बचने के लिए हम क्या क्या कंट्रोल्स लगाते हैं ताकि हमको रिस्क का सामना ना करना पड़े। इज इट क्लियर? उसमें सबसे पहला जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रिस्क, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कंट्रोल्स। इज इट क्लियर? चलिए, रिस्क का मतलब क्या होता है? समथिंग नेगेटिव। रिस्क का मतलब क्या होता है? समथिंग नेगेटिव मतलब क्या क्या रिस्क है ई कॉमर्स करने की। सबसे पहली प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी। प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, अगर आप इंटरनेट पे ई कॉमर्स करने के लिए आपको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। क्या इंटरनेट पे जाना आज की डेट में सेफ है? बिल्कुल नहीं। मतलब क्या प्रिवेसी इशू आ सकता है? मतलब आपका कोई ऐसा प्राइवेटली सेंसिटिव डेटा इंटरनेट की वजह से लीक हो सकता है क्या? डेफिनेटली यस। इंटरनेट एक्सपोजेस एडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड प्रिवेसी इश्यूज, मतलब एडिशनल थ्रेट आ जाता है। थ्रेट मतलब खतरा, थ्रेट मतलब खतरा एंड प्रिवेसी इश्यूज ड्यू टू वर्किंग ऑन इंटरनेट और ड्यू टू गोइंग ऑन इंटरनेट फॉर द पर्पस ऑफ ई बिजनेस या फिर ई कॉमर्स। इज इट क्लियर? चलिए, क्वालिटी इश्यूज। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी इश्यूज? सर हम ऑनलाइन ई बिजनेस में, ई कॉमर्स में हम क्या करते हैं? मंगाते कुछ और है, आता कुछ और है। क्या क्वालिटी दिखाते हैं, क्या क्वालिटी आती है? ऐसा आपके साथ जरूर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हुआ होगा। क्वालिटी ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट डिफर्स फ्रॉम द वन दैट वाज ऑर्डर्ड, मतलब जो ऑर्डर करी थी और जो रिसीव हुआ उसमें क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इज इट क्लियर? थर्ड, डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट। डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट मतलब कई बार क्या होता है ना, जैसे आप सपोज फॉरेन की किसी वेबसाइट से अगर आप कोई चीज ऑर्डर कर रहे हो, फॉरेन की किसी वेबसाइट से अगर आप कोई चीज ऑर्डर कर रहे हो तो वहां पे मान लो प्राइस दे रखी है $100। आप क्या इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे एट द रेट अप्रोक्सीमेटली 80 एंड यू विल गेट योर अमाउंट कि हाँ मेरे को ये प्रोडक्ट इतने में पड़ रहा है। बट यहाँ पे ये लोग जानबूझ के मेंशन नहीं करके रखते कि अगर आप लोग फॉरेन से यूएस से कहीं बाहर ऑर्डर कर रहे हो तो यू हैव टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन योर ओन। अगर इस पे अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एन एग्जांपल 10% कस्टम ड्यूटी है, तो ये चीज कहीं मेंशन करके नहीं रखेंगे। गुड्स आपके इंडिया के अंदर पोर्ट पे आ जाएगा और पोर्ट से जब आप छुड़ाने जाओगे तो यू हैव टू पे दिस 10% एक्स्ट्रा ऑन योर ओन। ये वहां पे ये चीज वहां वेबसाइट पे मेंशन नहीं थी। ऐसी चीजों को बोलते हैं हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट। व्हेन गुड्स आर ऑर्डर्ड फ्रॉम अनदर कंट्री, डिलीवरी में बी डिले ड्यू टू पोर्ट कंजेशन। कंजेशन मतलब पोर्ट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बैड वेदर की वजह से कभी-कभी डिले हो जाता है। एंड ई कॉमर्स कंपनीज में हैव सम हिडन कॉस्ट सच एज कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस मतलब कस्टम ड्यूटी का पेमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। इस टाइप की कुछ हिडन कॉस्ट हो सकती है। इज इट क्लियर? इस तरीके की रिस्क आपको फेस करनी पड़ सकती है इफ यू आर ऑर्डरिंग फ्रॉम अनदर कंट्री। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट, नीड एक्सेस टू इंटरनेट एंड लैक ऑफ पर्सनल टच। मतलब आपको ई कॉमर्स करने के लिए इंटरनेट चाहिए प्लस लैक ऑफ पर्सनल टच, मतलब आप उस प्रोडक्ट को पर्सनली टच करके नहीं देख सकते। दिस इज द रिस्क, दिस इज द रिस्क। इज इट क्लियर? ई कॉमर्स रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन व्हिच इज एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस एंड लैक्स पर्सनल टच, मतलब एक आप उस प्रोडक्ट को पर्सनली टच करके नहीं देख सकते हो। हाँ या ना? नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड इश्यूज। इसमें एक वर्ड है क्लोनिंग। पहले एक मुझे वर्ड का मतलब बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोनिंग? क्लोनिंग मतलब होता है किसी का डुप्लीकेट तैयार करना, किसी का डुप्लीकेट तैयार करना। इस टाइप की चीज पहले बहुत हुआ करती थी, आजकल तो काफी सिक्योर हो गई है। जब आज के 7-8 साल पहले मेरे किसी फ्रेंड के साथ हुआ था, मतलब उसके किसी कजिन के साथ हुआ था, मेरे पास कुल मिला के ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि उनके क्या हुआ, जैसे वो भैया दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में उन्होंने जब अपना क्रेडिट कार्ड कहीं पर भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड किसी जगह स्वाइप किया तो उस मशीन के अंदर उस दुकान वाले ने एक चिप लगा रखी थी जिसकी वजह से आपके सारे कार्ड की डिटेल्स उसमें स्टोर हो गई और उस डिटेल्स को यूज करके उसने एक नया कार्ड तैयार कर लिया। बात है पिन कहां से लाएगा? जब आप अपना पिन डाल रहे थे उसने जस्ट एक कैमरा आपके वहां पे ऊपर लगाया हुआ था जिससे उसने आपका पिन कैप्चर कर लिया। वो भैया दिल्ली में बैठे हुए थे और राजस्थान के किसी एक छोटे से गांव के अंदर उनका कार्ड स्वाइप हो गया और उसमें से सारा बैलेंस विड्रॉ कर लिया गया। इसको बोलते हैं क्लोनिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड। मतलब ऑनलाइन भी जब आप अपनी डेबिट या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालते हो वो उस डिटेल्स को कॉपी करके आपका नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड बना सकता है और उससे वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। ये बात है जब है ना मैग्नेटिक चिप, जब आपके कार्ड्स में एक यहाँ एक ऐसी मैग्नेटिक चिप आती है ना बच्चा, यहाँ पे वो जो मैग्नेटिक चिप थी वो मैग्नेटिक चिप नहीं हुआ करती थी, ये तब की बात है। फिर मैग्नेटिक चिप आने से अब उस कार्ड की क्लोनिंग करना पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? पढ़ते हैं। द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन मे बी stolen and misused which possesses a security threat. There is also a possibility of cloning of credit या डेबिट कार्ड, मतलब उसकी डुप्लीकेट वर्जन तैयार कर लेते हैं। इज इट क्लियर? इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? इस पॉइंट पे मैं बाद में आता हूँ, इसको अलग से मार्क करके अभी छोड़ रहा हूँ। प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी, व्हाट डू यू मीन बाय एनोनिमिटी? एनोनिमिटी का आप नॉर्मल वर्ड बोलेंगे एनोनिमस। एनोनिमस मतलब कौन? अननोन। एनोनिमस का सिनोनियम होता है अननोन। प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी इसका मतलब कौन आपसे ट्रांजेक्शन कर रहा है सामने वो आपको नहीं पता। ऑल ओवर द वर्ल्ड जब आप किसी से ट्रांजेक्शन करते हो आप सामने वाले बंदे को पर्सनली नहीं जानते, उसकी आइडेंटिटी इंटरनेट वर्ल्ड में गुमशुदा होती है। गुमशुदा मतलब अननोन होती है। आप उस सामने वाले बंदे का नाम जान सकते हो, अब आपको ये नहीं पता वो नाम असली है या फेक है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सामने वाले की आइडेंटिटी, ओरिजिनल आइडेंटिटी आपसे क्या है? अननोन है। तो ये यहाँ पे इंटरनेट की दुनिया में ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है कि आप सामने किससे ट्रांजेक्शन कर रहे हो आपको नहीं पता, वो वास्तविकता में बंदा है क्या है कौन है कुछ नहीं पता आपको। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी। क्लियर है क्या? अब पढ़ते हैं यहाँ क्या लिख रखा है।
देयर इज अ नीड टू आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट यूजर्स इन द वर्चुअल ग्लोबल मार्केटप्लेस वेयर एनीवन कैन सेल और बाय फ्रॉम एनीवन, जहां पे कोई भी एनीवन कैन सेल एंड एनीवन कैन बाय फ्रॉम एनीवन, मतलब यहाँ पे एनीवन कौन अननोन पर्सन से आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो। तो इंटरनेट वर्ल्ड में ये अननोन वाली प्रॉब्लम, अननोन वाली चीज कभी ना कभी क्या करेगी, प्रॉब्लम करेगी। एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। इसका एक सबसे अच्छा एक एग्जांपल शायद मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया होगा, मेरे किसी कजिन के साथ हुआ था। उन्होंने किसी एक वेबसाइट पे गए, 20,000 का फोन 12,000 के अंदर मिल रहा था, बट कंडीशन इज प्रीपेड। उन्होंने प्रीपेड ऑर्डर कर दिया, 12,000 गए, आज 6-7-8 साल हो चुके हैं, उनका फोन आज तक डिलीवर नहीं हुआ। प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी, आपने पैसा किसको दिया, द सामने वाला पर्सन, द अदर पर्सन, द सेकंड पार्टी इज अननोन टू यू। इज इट क्लियर? उसकी आइडेंटिटी क्या है, एनोनिमस है। क्लियर है क्या? रिफ्यूजल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कई बार अपन भी करते हैं, ऑनलाइन कुछ चीज मंगाते हैं, डिलीवरी अपन को लेनी होती है, जब वो डिलीवरी अपने घर के बाहर आ जाती है और जो डिलीवरी पर्सनल बोलता है ये आपका गुड्स और प्लीज सीओडी में पैसे देवें, तब हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि हमने ये चीज ऑर्डर ही नहीं करी या फिर हमको अब ये चीज नहीं चाहिए, आप कैंसिल कर दो, ले जाओ। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने अमेजन से जब पेमेंट किया था तब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं आपको पेमेंट दूंगा और आप मुझे गुड्स देना, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपने क्या हुआ, जब वो गुड्स आपके घर तक आए तब आपने अचानक से क्या कर दिया, इसको कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं ना, खत्म कर दिया, बोले कि हम कैंसिल कर दिया, आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, आपने बोला अब हमको इस प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? 100%। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑर्डर और परचेज बाय अ ट्रेडिंग पार्टनर और कस्टमर में भी डिनाइड, मतलब सामने वाला बंदा या कस्टमर कोई भी अचानक से डिनाई कर सकता है। इज इट क्लियर? 100%। नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑथेंटिक मतलब मान लो कि ना आपको ऑनलाइन आपने कोई चीज खरीदी, अब पता है कई बार है ना किसी भी चीज का एक प्रूफ होता है, सर्टिफिकेट जिसको अपन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल व्हाटएवर, जैसे आपको एक मूर्ति पसंद है, वो मूर्ति में क्लेम किया गया है कि ये 500 साल पुरानी मूर्ति है और उसके साथ में एक सर्टिफिकेट लगा हुआ है कि ये मूर्ति 500 साल पुरानी है। उन्होंने ये सर्टिफिकेट की एक कॉपी आपको भेज दी। How will you identify that this certificate की कॉपी is original or not? आप ये पता लगा सकते हो, ऐसा तो हो सकता है ना ऑनलाइन वर्ल्ड में कि डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट कर दिए गए हो, फॉर्ज कर दिए गए हो, है ना? तो आपको डॉक्यूमेंट्स असली है या नहीं ये पता नहीं पड़ेगा। अपन इस पॉइंट में ही पढ़ने वाले। द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन में नॉट बी ऑथेंटिक एंड रिलायबल, मतलब ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन में जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो ऑथेंटिक है या रिलायबल है, हमको ये नहीं पता। इज इट क्लियर? ऑनलाइन के अंदर ये दिक्कत तो आती है ना। चलिए नेक्स्ट इज डेटा लॉस एंड थेफ्ट और डुप्लीकेशन, मतलब आपका जो डेटा है ऑनलाइन, आप मान लो आपके लैपटॉप को आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है, अचानक से कोई वायरस आ गया और आपका सारा डेटा क्या हो गया, उड़ गया, चोरी हो गया, या सामने वाले बंदे ने आपका सारा डेटा चुरा दिया। इस टाइप की रिस्क ई कॉमर्स करते हुए आती है। इज इट क्लियर? द डेटा ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट, डेटा ट्रांसमिटेड मतलब जो आपने भेज रहे हो इंटरनेट पे, जो आप डेटा भेज रहे हो और वहां से जो डेटा आ रहा है रास्ते में, उसको कोई भी चोरी कर सकता है। मे बी लॉस्ट, डुप्लीकेटेड और टेम्पर्ड। यहाँ पे पर्टिकुलर डेटा की बात करी हुई है जो डेटा ट्रांसमिट होता है किस पे, इंटरनेट पे, जो डेटा ट्रांसमिट होता है इंटरनेट पे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अटैक फ्रॉम हैकर्स। अगर आप इंटरनेट पे हो, कोई भी हैकर, अगर आपके पास सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल फोन की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, तो कोई भी हैकर क्या करेगा, आपको हैक कर लेगा, आपका डेटा हैक कर लेगा। इज इट क्लियर? वेब सर्वर्स यूज्ड फॉर ई-कॉमर्स में बी वल्नरेबल टू हैकर्स। वल्नरेबल मतलब होता है हैकर्स से खतरा है। वल्नरेबल का अपन बाद में मतलब पढ़ेंगे, अभी के लिए वल्नरेबल का मतलब याद रखो आप लोग, वीकनेस मे बी वल्नरेबल टू हैकर्स मतलब कोई ना कोई आपके सिस्टम में वीकनेस है जिसके थ्रू हैकर आपके सिस्टम के अंदर घुस सकता है। इज इट क्लियर? हैकर इज एन अनऑथराइज्ड यूजर हु, अब हैकर का मतलब क्या होता है अपन को सबको पता है, पॉजिटिव है नेगेटिव, जो क्या करता है, डेटा चुराता है और ये सब करता है। सो हैकर इज एन अनऑथराइज्ड यूजर हु अटेम्प्ट्स टू गेन एक्सेस टू अ सिस्टम और इंसर्ट वायरसेस। इज इट क्लियर? जनरल डेफिनेशन लिख रखी है हैकर की, यहां तक अपना पॉइंट है और इसके आगे हैकर की डेफिनेशन लिख रखी है, जो हैकर की डेफिनेशन अपन को अच्छी तरीके से आती है। क्लियर है ना? डिनाइल ऑफ सर्विस, व्हाट डू यू मीन बाय डिनाइल ऑफ सर्विस? एक कॉन्सेप्ट अपन को इसके लिए वापस एक रिवाइज करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट सर्वर। मैंने बताया था सर्वर क्या होता है, आप उससे कोई भी चीज रिक्वेस्ट करते हो और वो रिक्वेस्ट कंप्लीट करके सर्वर आपको क्या करता है, सर्व करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सर्वर। मान लो ये हो आपने इसको क्या करी, रिक्वेस्ट, इसने आपको क्या किया, रिक्वेस्ट को फुलफिल किया, उसको कहते हैं आपकी रिक्वेस्ट को सर्व किया, इसलिए इस बंदे का नाम क्या है, सर्वर। इज इट क्लियर है क्या? 100%। और इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट। आप क्या हुए, आप इस सर्वर के क्या हुए बेटा, क्लाइंट हुए। आप इस सर्वर के क्या हुए, क्लाइंट हुए। सो सर्वर एंड क्लाइंट, आप कोई भी चीज सर्वर से रिक्वेस्ट करते हो और सामने वाला आपको उसका फुलफिलमेंट करके दे देता है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये जो सर्वर है ये है अमेजोन का, ये सर्वर है अमेजोन का, आपने अमेजोन की वेबसाइट पे जाके उसको बोला मेरे को शर्ट खरीदनी है, मुझे शर्ट दिखाओ, आपने वहां पे सर्च बार में टाइप किया शर्ट्स, जैसे आपकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, सर्वर क्या करेगा, जितने भी शर्ट्स उसके पास है उन सबकी ऐसे लिस्ट बना के आपको सर्व कर देगा कि हमारे पास इतने तरीके के शर्ट्स हैं। दिस इज सर्व। उसने आपकी रिक्वेस्ट को क्या किया, सर्व किया, इसलिए इसका नाम हो गया सर्वर। ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है? 100%। मतलब मैं आपसे कुछ चीज मांगता हूं तो मैं हो गया क्लाइंट, आप हो गए सर्वर, आप मेरी उस रिक्वेस्ट को क्या करोगे, फुलफिल करोगे, तो आप मेरे को सर्व करोगे, तो इसको कहते हैं सर्वर। हाँ या ना? 100% क्लियर है क्या? पक्का। अब ऐसा क्या हो सकता है, मान लो अमेजन का सर्वर वर्क नहीं कर रहा,
आपने अमेजन के सर्वर से क्या करी रिक्वेस्ट, आपने अमेजन के सर्वर से करी रिक्वेस्ट, वो काम नहीं कर रहा, क्या उस टाइम पे आपकी सर्वर, आपकी रिक्वेस्ट को वो सर्वर फुलफिल कर सकता है क्या? मैंने एक कंडीशन डाली कि अमेजन का सर्वर काम नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। इस सर्वर का काम क्या है? आपको सर्विस देना, आपको सर्व करना। डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल मतलब मना कर देगा, मतलब जब जब क्लाइंट को कोई रिक्वेस्ट चाहिए, रिक्वेस्ट भेजेगा और उसको सर्विस चाहिए, तब ये सामने वाला बंदा क्या कर देगा? डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब मेरे पास अभी आपको सर्व करने के लिए टाइम नहीं है, डिनाइल ऑफ सर्विस, मैं आपको अभी सर्विस नहीं दे पाऊंगा, सर्विस नहीं दे पाऊंगा, डिनाइल ऑफ सर्विस। कभी कभी अपन इसी को क्या बोलते हैं बेटा, एक वर्ड है यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखना, सर्वर डाउन। जो सर्वर डाउन होता है ना, दिस इज, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या बोलते हैं? डिनाइल ऑफ सर्विस। पढ़ते हैं, सर्विस टू कस्टमर्स में बी डिनाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम। आप क्या हो मेरे कस्टमर या क्लाइंट, आपको मैं सर्वर सर्विस देने से मना कर रहा हूं, डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो सर्वर का जो कंप्यूटर है वो अभी अनअवेलेबल है। अनअवेलेबल मतलब वो ढंग से काम नहीं कर रहा। द डिनाइल ऑफ सर्विस में कॉज अ नेटवर्क टू शट डाउन, और इसकी वजह से क्या होगा? पूरा जो अपना कामकाज हो रहा है, जैसे अमेजन पे आपको सर्च मारे हो, वो क्या हो जाएगा? हैम्पर हो जाएगा। हैम्पर मतलब रुक जाएगा फॉर अ टाइम पीरियड, जब तक अमेजन का सर्वर ठीक नहीं होता। मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर यूजर्स, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर यूजर्स टू एक्सेस द साइट, और इसके लिए क्या होगा? आप अमेजन की वेबसाइट को यूज नहीं कर पाओगे। फॉर बिजी ई कॉमर्स साइट सच एज फ्लिपकार्ट, These attacks are costly because अगर आपका क्लाइंट आपके यहाँ से नाराज होके गया है, जस्ट अ मिनट, अगर आपका क्लाइंट आपके यहाँ से नाराज होके गया है, these attacks are costly while the site is shut down, जब साइट बंद होगी तब आपका कस्टमर आपके पास कुछ लेने आएगा, आप उसको सर्व नहीं कर पाओगे तो वो बिना लिए चला जाएगा। आपको एज अ फ्लिपकार्ट या अमेजन आपको नुकसान हुआ या नहीं हुआ? डेफिनेटली आपको नुकसान हुआ। इजी है क्या? पक्का। डिनाइल ऑफ सर्विस, एक क्या कहते हैं, नाम बड़ा अलग है बट इसका नॉर्मल मतलब है आपकी सर्विस को मैं आपको सर्विस नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको सर्विस नहीं दे पाऊंगा, तो इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बहुत ही हाइपोथेटिकल है। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को अप्रूवल नहीं मिलती है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मेरे को आपको 5000 रुपीज देने, मुझे आपको 5000 रुपीज देने, मैंने क्या किया? ऑनलाइन कर दिया। फिर भी आप कोर्ट में जाके, किसी किसी कंट्री में आप कोर्ट में जाके ऐसा बोल सकते हो कि नयन सर से हमको 5000 रुपीज लेने हैं। मैं बताऊंगा ये रहा देखो यूपीआई का ट्रांजैक्शन या फिर पेटीएम का ट्रांजैक्शन जिसमें मैंने आपको 5000 दिए। कोर्ट उस कंट्री का कोर्ट ये मानने से मना कर देगा, बोले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हमारे यहाँ कोई वैलिडिटी नहीं है। अगर आपने वाकई में कैश दिया है या बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुआ है तो उसका बताओ, ये पेटीएम वगैरह को हम नहीं मानते। गेटिंग माय पॉइंट? एक बार ये बहुत हाइपोथेटिकल है, समझने की कोशिश करना। आप पूछोगे ऐसी कौन सी कंट्री है, गूगल करो, अगर मिलेगी तो मिल जाएगी, मुझे नहीं पता। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस एज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर में नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ इन सम कंट्रीज। इन्होंने भी सम कंट्रीज लिख के छोड़ दिया, एग्जांपल नहीं दिया है, बिकॉज आज की डेट के अंदर ऑनलाइन चीजों को मानने वाली कंट्री बहुत ही कम है, या फिर मेरे हिसाब से तो है ही नहीं। इज इट क्लियर? सो बहुत ही ज्यादा बेकार पॉइंट है कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता। इज इट क्लियर? लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट ट्रेल्स? ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक परचेज ऑर्डर हुआ आपके यहाँ पे, एक फॉर एन एग्जांपल, एक वेंडर का बिल आया। वेंडर आपको बोल रहा है कि हमने आपकी कंपनी को 50 लाख रुपए का माल भेजा है। क्या इस बिल आप बोल रहे हो यार हमने तो कभी ऑर्डर ही नहीं किया। अब आप क्या करोगे? बिल से पहले क्या हुआ होगा? गुड्स आया होगा, जिसको अपन बोलते हैं गुड्स रिसिप्ट नोट। आप जीआरएन चेक करोगे, कर लिया। जीआरएन कब आया होगा? जब आपने पीओ दिया होगा, पीओ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर कब आपने दिया होगा? जब सामने वाली पार्टी से आपको क्या आया होगा? कोटेशन। क्या आया होगा? कोटेशन। ये क्या कर रहा हूं मैं? बिल से लेकर मैं पीछे की तरफ चल रहा हूं। मैं कहां चल रहा हूं? पीछे की तरफ। मतलब आई एम बैक ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन। वापस वर्ड ध्यान से सुनना, बैक ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन, मतलब पूरी ट्रांजैक्शन को हम बैक ट्रेस कर रहे हैं, उसके पीछे के पीछे के पीछे के पीछे उसकी फर्स्ट पॉइंट ऑफ इनिशिएशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। ट्रेल क्या होती है? एक के पीछे एक, तो ये क्या होगी? पूरी एक के पीछे एक पीछे। मैं किस पर्पस से ये सारी ट्रेल को आइडेंटिफाई कर रहा हूं? फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग, फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग। और चेकिंग को क्या बोला जाता है? ऑडिट भी बोला जाता है ना। ऑडिट ट्रेल का वर्ड का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आप ऑडिट के अंदर पढ़ोगे। इज इट क्लियर? पर तब तक के लिए मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि हमको ये बिल चेक करना है कि बिल क्यों आया। हमने तो इस वेंडर को ऐसा कोई माल ऑर्डर ही नहीं किया। हमने देखा गुड्स रिसिप्ट नोट, क्या इसने गुड्स भेजा? हाँ भेजा। गुड्स क्यों भेजा होगा? हमने इसको पीओ दिया होगा। पीओ क्यों दिया होगा? इससे कोटेशन आया होगा। तो ये क्या कर रहा हूं मैं? एक के बाद पीछे, आगे नहीं, पीछे की तरफ ट्रांजैक्शन को क्या कर रहा हूं? चेक कर रहा हूं। इसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। इसको कहते हैं ऑडिट ट्रेल। क्लियर है क्या? ई कॉमर्स की दुनिया में आप ऑडिट ट्रेल को चेक नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पीछे के कितने ट्रांजैक्शन कब हुए हैं ये आपको नहीं पता। कब हुए हैं वो ट्रांजैक्शन, किसने किए हैं, कितने अमाउंट के हुए हैं, ये आपको नहीं पता पड़ेगा। अगर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो प्लीज वेट फॉर ऑडिट। ऑडिट के अंदर जिस दिन ऑडिट ट्रेल वाला कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, ये चीज आपको इजीली समझ आएगी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी। कोई भी कॉपीराइट कंटेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉपीराइट? जैसे ये बुक मैंने बनाई है तो इस बुक पे मेरा कॉपीराइट है, कोई विदाउट मेरी परमिशन इस बुक को यूज नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? 100%। तो ये क्या हो गया? मेरा कॉपीराइट। बट ऑनलाइन की दुनिया में क्या होता है? ऑनलाइन की दुनिया में आखिर में कोई कॉपीराइट नहीं है। जैसा कि आपको पता है, टेलीग्राम पे हर दिन जैसे ही मूवी रिलीज होती है, आई थिंक नेक्स्ट डे टेलीग्राम पे आ जाती है। दिस इज अ इशू ऑफ पायरेसी मतलब डुप्लीकेसी, फॉर्जरी। मतलब उन्होंने उस पिक्चर या सिनेमा
मूवी बनाने वाले की परमिशन के बिना उसको टेलीग्राम पे लीक कर दिया, दिस इज कॉल्ड privacy issue, this is called piracy issue, this is called piracy issue. Intellectual property such as copyright may not be adequately protected when such property is transacted through e-commerce. ई-कॉमर्स की दुनिया के अंदर कॉपीराइट वाली चीजों को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने कोई चीज कॉपी मतलब ऑनलाइन किसी को दी है, अब वो उसमें क्या करेगा, वो उसकी और कॉपी बना के बेच देगा, क्या आप उसको रोक सकते हो क्या? लीगली हाँ, बट ऑनलाइन के अंदर कैसे रोकोगे? ऑनलाइन को आपको पता ही नहीं है कि आपने वो चीज किसको दी है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी। लास्ट बहुत ही गंदा वाला पॉइंट, आई कांट डू एनीथिंग विद इट, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही गंदा है। अगर एक कंट्री अपने कंट्री के अंदर ई कॉमर्स बिजनेस को डेवलप करने पे ध्यान देगी, वापस से सुनना, ई कॉमर्स बिजनेस को डेवलप करने पे ध्यान देगी, तो उसका सारा फोकस कहां चला जाएगा? ई कॉमर्स पे। तो ये बोल रहे हैं कि सारा फोकस, अगर सारा पैसा उन्होंने ई कॉमर्स पे डाल दिया, तो इस कंट्री का बाकी जो डेवलपमेंट है, जैसे रोड बनाना, रेलवेज बनाना, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, इन चीजों से ध्यान हट जाएगा, तो ये सारी चीजें अनडेवलप्ड रह जाएगी। गंदा पॉइंट है ना, आई नो दैट। अगर कोई कंट्री ई कॉमर्स पे ध्यान देगी तो वो रेल बनाना, रोड बनाना, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी देना, इन सारी चीजों को नेग्लिगेट कर देगी और ये सारी चीजें उस कंट्री में डेवलप नहीं हो पाएगी। पक्का एक बार पढ़ते हैं। There is a greater need for not only digital infrastructure but also network expansion of roads, railways, which remains a substantial challenge in developing countries. मतलब डेवलपिंग कंट्रीज वालों को उधर भी ई कॉमर्स पे भी और रोड और रेलवे बनाने पे भी लगातार ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ई कॉमर्स पे ध्यान दे रहे हो और आपके कंट्री के अंदर रोड और रेलवे वाला जो नेटवर्क है वो डेवलप्ड ही नहीं है। इज इट क्लियर? बहुत गंदा पॉइंट है, आई नो दैट। सो दीज आर द रिस्क ऑफ एन ई बिजनेस एनवायरमेंट, ई कॉमर्स की या ई बिजनेस एनवायरमेंट की ये क्या है? रिस्क है। इज इट क्लियर? 100%। चलिए यस, नेक्स्ट अपन को पढ़ना है व्हाट आर द कंट्रोल्स। अभी अपन ने रिस्क पढ़ लिया, पढ़ेंगे कंट्रोल्स इन एन ई बिजनेस एनवायरमेंट, मतलब अपन क्या क्या कंट्रोल लगाने की जरूरत है और किस किस को कंट्रोल लगाने की जरूरत है। पहला अपन पढ़ने वाले हैं फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ पर्सन हु नीड टू इंप्लीमेंट कंट्रोल्स। इन लोगों को कंट्रोल लगाने की जरूरत है। सिंपल बताओ बिना देखे, किन किन लोगों को कंट्रोल लगाने की जरूरत पड़ेगी? मेरे हिसाब से जो जो लोग ई बिजनेस में या ई कॉमर्स में इन्वॉल्व होते हैं उन सबको कंट्रोल लगाना पड़ेगा, बिकॉज डेटा क्या है, यहाँ सबके पास घूमता है। आपसे अमेजन के पास जाता है, इसमें जितने भी लोग शामिल होते हैं सबके पास डेटा होता है, तो सबको आपकी सिक्योरिटी के लिए कंट्रोल्स लगाने की जरूरत है। इन टाइप की रिस्क से बचने के लिए क्या सिक्योरिटी लगाने की जरूरत है, कंट्रोल्स लगाने की जरूरत है, है ना? किन किन को लगाना पड़ेगा? जो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं। पढ़ते हैं पहला यूजर, आपको कंट्रोल लगाने की जरूरत है। आपको क्या लगाने की जरूरत है? कंट्रोल। आपको अपने पास एंटीवायरस लगाने की जरूरत है या ना, ताकि आपके पास अगर ऑनलाइन कोई भी वायरस आ रहा है तो आप उससे बच सको, आपको कंट्रोल लगाने की जरूरत है। पहला पॉइंट। सेकंड, सेलर या मर्चेंट को भी क्या लगाने की जरूरत है? कंट्रोल लगाने की जरूरत है। फॉर एन एग्जांपल अपने केस में मान लो अमेजन वाले को कंट्रोल लगाने की जरूरत है कि उसके वहां से जो यूजर तक डेटा भेजा जा रहा है वो सेफली यूजर तक पहुंच जाए। इज इट क्लियर? उसको लगाने की जरूरत है। गवर्नमेंट को कंट्रोल लगाने की जरूरत है। इतना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो क्या आप ऐसा नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हैक हो जाए या समथिंग लाइक दैट, तो गवर्नमेंट को भी क्या कहते हैं ना, कंट्रोल लगाने की जरूरत है ताकि पूरे कंट्री के अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन स्मूथली चलते रहे, हाँ या ना। नेक्स्ट, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क? आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए नेटवर्क कौन सा है आपका? फॉर एन एग्जांपल जियो। क्या आप जियो के थ्रू अमेजन को एक्सेस कर रहे हो? मतलब आपका कोई भी रिक्वेस्ट पहले मतलब अमेजन तक कौन पहुंचाता है? जियो वाला अमेजन तक पहुंचाता है ना? तो क्या कुछ टाइम के लिए जियो वाले के पास आपका डेटा है, अरे वो आपके यहाँ से डेटा उठाएगा और उसको अमेजन तक पहुंचाएगा, तो इस दौरान इस पूरे बीच की प्रोसेस के अंदर वो डेटा किसके पास है? जियो वाले के पास। तो क्या जियो वाले को भी कंट्रोल लगाने की जरूरत है? डेफिनेटली यस। सो इट यहाँ लिखा है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखो जियो, एग्जाम्पल जियो। नेक्स्ट इज, अगला एक छुड़वा रहा हूं, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर मतलब अमेजन से जो माल आपके यहाँ तक आता है, अमेजन से आपका ऑर्डर लग गया, अमेजन वाले ने कोई प्रोडक्ट को शिप कर दिया, अब वो रास्ते तक आप तक पहुंचेगा, बीच के अंदर उससे कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, आईफोन की जगह साबुन की बट्टी ना निकले, ठीक है ना? बहुत सारे वीडियोस अपन देखते हैं, ऐसा ना हो, इसलिए बीच में कंट्रोल किसको लगाने की जरूरत है? कुरियर कंपनी को। यहाँ पे लिखो एग्जांपल कुरियर कंपनी, लॉजिस्टिक का मतलब होता है कुरियर कंपनी। पेमेंट गेटवे जो आपके और अमेजन के बीच में, मतलब या फिर आप यूं बोल सकते हो बैंक और अमेजन के बीच में जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवा रहा है उसको भी कंट्रोल लगाने की जरूरत है, और वो कौन होता है? पेमेंट गेटवे होता है। कौन होता है? पेमेंट गेटवे होता है। तो पेमेंट गेटवे को भी कंट्रोल लगाने की जरूरत है ताकि सही अकाउंट से पैसा कट के सही अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाए। इज इट क्लियर? लास्ट, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको ई कॉमर्स करने के लिए जो बंदा आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है उसको भी क्या लगाने की जरूरत है? कंट्रोल्स लगाने की जरूरत है। एग्जांपल अमेजन है। क्या एक बात बताओ, अमेजन एक कंपनी है जो माल बेचता है, पहला ऑप्शन। सेकंड, अमेजन एक कंपनी है जो ऐप बनाता है, जो अमेजन की ऐप है। अमेजन वाले का मेन काम क्या है? प्रोडक्ट बेचना या ऐप बनाना? प्रोडक्ट बेचना। फॉर एन एग्जांपल अमेजन वाले ने क्या कर रहा है? अपनी ऐप बनाने का काम किसी और कंपनी को क्या कर रखा है? आउटसोर्स कर रखा है। उस कंपनी का नाम है फॉर एन एग्जांपल XYZ कंपनी को अमेजन वाले ने क्या कर रखा है? अपना ऐप बनाने का काम आउटसोर्स कर रखा है। अब अमेजन का काम क्या है? सिर्फ माल बेचना। उसकी ऐप कौन संभालेगा? संभालना मतलब सर ऐसा क्या होता है? अरे टाइम टू टाइम अपडेट देना, ये सब करना पड़ेगा ना, टाइम टू टाइम उसको चेंज करना, कहां कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करना, इसको बोलते हैं मैनेज करना। तो ऐप बनाना और मैनेज करने वाला काम XYZ कंपनी को दे रखा है। XYZ कंपनी को भी कंट्रोल लगाने की जरूरत है ताकि अमेजन की ऐप, अमेजन की वेबसाइट अच्छी तरीके से चल सके। इज इट क्लियर? मार्क करना मेरे साथ इस पॉइंट में। दीज इंक्लूड ऑल अदर सर्विस प्रोवाइडर्स अदर देन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। एग्जांपल एप्लीकेशन बैकएंड,
एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ऐप। तो अपन ऐप करते हैं ना, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऐप। इज इट क्लियर? ऐप का बैकएंड मतलब पीछे वाला पार्ट, ऐप का पीछे वाला पार्ट, ऐप किस तरीके से वर्क करती है। आप ऑर्डर्स में जाते हो तो ऑर्डर से क्यों दिखते हैं आपको, आपका प्रोफाइल क्यों नहीं दिखता? बिकॉज उस ऐप के अंदर इस तरीके से कोडिंग हुई है कि ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे तो ऑर्डर वाला पेज आपको विजिबल होना चाहिए। क्लियर है? ये पूरी ऐप को मैनेज करने का काम किसका है? XYZ कंपनी का, इस XYZ कंपनी का। तो XYZ को भी कंट्रोल लगाने की जरूरत है। क्या क्लियर हुआ? 7 लोग हैं, यूजर, अमेजन मतलब सेलर, बीच में गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? आपका डेटा अमेजन तक कौन पहुंचाता है? नेटवर्क, जियो मतलब नेटवर्क प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, उसको भी क्या है? कंट्रोल लगाने की जरूरत है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद अमेजन से प्रोडक्ट आपके पास आएगा, हाँ कैसे? लॉजिस्टिक नेटवर्क, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, तो लॉजिस्टिक वाले को भी इस कंट्रोल लगाने की जरूरत है। इज इट क्लियर? अमेजन आपके पास कोई भी प्रोडक्ट भेजेगा उससे पहले पेमेंट होगा, पेमेंट में कौन अपना योगदान देगा? पेमेंट गेटवे, तो पेमेंट गेटवे वाले को भी लगाने की जरूरत है। और ये सारी चीजें किस पे? आपको ऐप पे, अमेजन की ऐप पे विजिबल होगी। और ऐप कौन बनाता है? टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, उन लोगों को भी कंट्रोल लगाने की जरूरत है। आई होप आई एम क्लियर। पक्का 7 जने समझ में आए? हाँ ना? सिर्फ आपको नाम याद रखना है, अंदर का आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? मार्क्स आ जाएंगे। नाउ सर किस किस को कंट्रोल लगाना है ये बता दिया, क्या क्या कंट्रोल लगाना है जरा वो बता दीजिए, क्या क्या कंट्रोल लगाना है जरा वो बता दीजिए। पहला, एजुकेटिंग द पार्टिसिपेंट अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क। सबसे पहले आपको आपके यूजर्स को, पार्टिसिपेंट्स को ये बताना पड़ेगा कि किस किस टाइप की रिस्क इन्वॉल्व है। आज क्या आपको ये पता है कि अमेजन से मंगाया हुआ कोई भी आइटम गलत आ सकता है? हाँ, अमेजन बोलता है कि आप उसकी प्लीज वीडियो बना के खोलें, ताकि जब भी आप पार्सल को ओपन करें उसकी एक वीडियो बना लें अगर वो महंगा आइटम है तो, ताकि अमेजन के पास एज अ प्रूफ वो हो जाएगा कि कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट सही की जगह गलत पहुंचा है। आपको ये बात पता है क्या कि इस टाइप की रिस्क हो सकती है कि मंगाया कुछ और आया कुछ और? हाँ ना? तो सबसे पहले अमेजन वाले का काम है आपको ये बताना, आपको ये समझाना कि ये टाइप की रिस्क है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता होगा कि आपके ना क्रेडिट कार्ड का सीवीवी जो अपन होता है, सीवीवी और अपना पिन कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। इज इट क्लियर? टाइम टू टाइम आपके बैंक वाले आपको मैसेज भेजते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि हमारा बैंक आपसे कभी भी सीवीवी पिन या आपका एटीएम कार्ड नंबर के बारे में फोन मतलब पता करने के लिए फोन नहीं करेगा। वो क्या कर रहे हैं? आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि कभी भी कोई सीवीवी या उसके लिए आए कॉल तो समझ जाना ये आपके बैंक से कॉल नहीं आया गया है, ये एक फ्रॉड कॉल है। इज इट क्लियर? वापस पढ़ेंगे इसको। Every participant need to educated towards risk associated with such transaction। ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन ये ऐसी रिस्क हो सकती है कि कोई आपको कॉल करके बोले कि हम बैंक से बोल रहे हैं और प्लीज आपका सीवीवी दो। बैंक आपको पहले से ही एजुकेट करके बैठा है कि कभी भी किसी को अपना सीवीवी या पिन नहीं देना। एजुकेटिंग द पार्टिसिपेंट्स अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क, अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, कम्युनिकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज टू इट्स कस्टमर। ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या पॉलिसी है वो अपने कस्टमर को बताना। बहुत अच्छा, इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा, ध्यान से देखना। प्रिवेसी पॉलिसी, प्रिवेसी मतलब आपका डेटा, मैं अमेजन हूं आप कस्टमर हो, आपका डेटा अमेजन के पास पड़ा है वो एकदम सेफ पड़ा है, इस बात की एक पॉलिसी, इस बात का एक रूल बना के आपको मैं पहले ही बता दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट बताऊंगा, 2 मिनट रुको, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, आपका जितना भी डेटा है वो हमारे पास प्राइवेट है और आपका डेटा जो हमारे पास पड़ा है वो प्राइवेट तो है और हम उसकी प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी करके बैठे हैं, मतलब उस डेटा को हम चोरी ना होने देंगे, ऐसे हमने सारे इंतजाम किए हैं। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिक्योर है, हमने सिक्योरिटी के ऐसे प्रबंध कर रखे हैं जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन को कोई चोरी नहीं कर सकता। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। नेक्स्ट, शिपिंग एंड बिलिंग पॉलिसी। शिपिंग एंड बिलिंग पॉलिसी, कहां पे शिपिंग होगा कहां पे बिलिंग होगा इसके बारे में हमने प्रॉपर पॉलिसी बना के दे रखी है। कितने दिनों में हम आपका प्रोडक्ट शिप करेंगे, कितने दिनों में वो आपके पास एट लास्ट पहुंच जाएगा, ये सारी शिपिंग एंड बिलिंग पॉलिसीज के अंदर आती है। फिर आता है रिफंड पॉलिसी, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया हो आप भेजो, हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे, दिस इज योर रिफंड पॉलिसी। जरा आते हैं, आपको गूगल पे जाना है, ऊपर लिखना है अमेजन पॉलिसीज, अमेजन पॉलिसीज, यहाँ देखो अमेजन पॉलिसीज लिखा है। अमेजन पॉलिसीज जैसे आप लिखोगे आपके पास इस टाइप का एक पेज खुल जाएगा, यहाँ पे देखो इतनी सारी क्या है अमेजन की पॉलिसी लिखी हुई है। अब इसमें से पढ़ते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल अमेजन की रिटर्न पॉलिसी, अमेजन की रिटर्न पॉलिसी, इतनी बड़ी पॉलिसी है, जरा देखना। ये क्या है? सब कुछ दे रखा है कि देखो 3 डेज रिफंड आपको मिल जाएगा, किन किन चीजों पे आपको रिफंड मतलब रिफंड नहीं मिलेगा, दैट इज वन टाइम परचेज एंड कंज्यूमेबल्स। आप कोई क्रीम मंगाओ, फेस वॉश मंगाओ, उसको रिफंड मतलब रिटर्न करो तो अमेजन वाले मना कर देंगे कि ये वाला पैसा हम आपको ये वाला प्रोडक्ट नया नहीं देंगे। इज इट क्लियर? बिकॉज उनका ऐसा पॉलिसी है, उनका ऐसा रूल है। तो ये रूल क्या आपको अमेजन ने पहले ही बताया हुआ कि हाँ, उनकी अमेजन की वेबसाइट पे जाके आप सारी पॉलिसी पढ़ लो, उन लोगों ने अपनी तरफ से बताई ली है। अब आप अगर नजरअंदाज इसको करोगे, मतलब बिना इनको पढ़े अगर आप अमेजन से शॉपिंग कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन सारी रिस्क से बचने के लिए अमेजन वाले ने ये सारी पॉलिसी अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है। पक्का क्लियर है? 100%। ये इतनी बड़ी है, आप कभी जाना, कभी टाइम फ्री मिले ना उसमें पढ़ना बेटा। जैसे ही देखो इको, एलेक्सा, फायर टीवी स्टिक, इस पे कितने दिन का रिफंड है? 10 दिन का रिफंड है। किंडल बुक्स पे कितना है? 7 डेज का रिफंड है। समझ में आ रहा है? मतलब हर चीज के लिए इन लोगों ने क्या कर रखा है। जैसे देखो अगर आप अमेजन से कोई मूवी खरीदते हो तो नॉन रिटर्नेबल है। अरे आप मूवी खरीदोगे, देख के फिर बोलोगे रिटर्न कर लो, ऐसा थोड़ी ना होता है। सो दैट इज नॉन रिटर्नेबल, मतलब उसका पैसा वापस आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हमने तो अमेजन से मूवी खरीदी, अब वो रिटर्न ही नहीं ले रहे, आपके लिए क्या ये रिस्क है? बट अमेजन ने इस रिस्क से बचने के लिए पहले ही कंट्रोल्स पॉलिसी बना के अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है। इज इट क्लियर? 100%। अब ये है सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी पॉलिसी। प्रोटेक्ट योर सिस्टम, सर्वर सिक्योरिटी एंड स्टे सेफ विद अमेजन। समझ में आ रहा है? नीचे बहुत सारी ऐसी चीजें लिख रखी है।
जैसे प्रिवेसी इशू पढ़ते हैं अपन, अमेजन एंड माय डेटा, मतलब अमेजन के पास जो मेरा डेटा पड़ा है वो सेफ है या नहीं है, अमेजन ने उसके बारे में पूरी पॉलिसी लिख रखी है। मैं इसको खोलूंगा न्यू टैब के अंदर, अपन न्यू टैब में जाके एक बार इसको पढ़ के आते हैं, लुकआउट करते हैं कि ये है क्या। देखो थोड़ा नीचे यहाँ पे, वी डिजाइन ऑल सिस्टम्स एंड डिवाइसेस विथ योर प्रिवेसी इन माइंड। हमने हमारा पूरा सिस्टम, सारी डिवाइसेस को इस तरीके से बनाया गया है कि आपकी प्रिवेसी का हम लोग सबसे क्या कहते हैं ना, प्रायोरिटी पे आपकी प्रिवेसी को रखें। आपकी प्रिवेसी इज माय या आवर अटमोस्ट प्रायोरिटी। वी हैव इन्वेस्टेड इन इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ योर डेटा थ्रू आउट एवरी कनेक्शन अक्रॉस आवर बिजनेसेस। जब भी आप अमेजन के साथ कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो, हम आपकी प्रिवेसी का ध्यान रखते हैं। इस तरीके से देखो, इन्होंने पूरी प्रिवेसी पॉलिसी आपको बना के दे रखी है, इतनी बड़ी प्रिवेसी पॉलिसी बना के दे रखी है। कभी पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी। चलो, ये इतनी टाइप की पॉलिसी है, एक बार इसको फटाफट पढ़ते हैं। अवेलेबल ऑन वेबसाइट इंडिकेटिंग वेयर एंड हाउ पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर्ड कैन बी यूज्ड। कहां पे अमेजन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। सेकंड, क्रिएट अ पेज दैट एजुकेट्स कस्टमर अबाउट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड कंट्रोल्स। मतलब अमेजन ने आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए कौन कौन से कंट्रोल्स लगा रखे हैं, ये भी अमेजन आपको बताता है। उस पॉलिसी के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। शिपिंग एंड बिलिंग पॉलिसी, कितने दिन में शिप होगा और कितने दिन में उसकी बिलिंग हो जाएगी। क्लियरली अवेलेबल थ्रू अ लिंक ड्यूरिंग ऑनलाइन परचेज। जब भी आप परचेज करते हो, कहीं ना कहीं लिखा आता है कि ये 2 डे डिलीवरी है, 1 डे डिलीवरी है, 7 डे डिलीवरी है। क्लियर है क्या? रिफंड पॉलिसी, एस्टैब्लिश एंड डिस्प्ले अ क्लियर कस्टमर रिफंड एंड क्रेडिट पॉलिसी। कितने दिन में किस टाइप के प्रोडक्ट के लिए कितने दिन में आप रिफंड या रिटर्न एक्सेप्ट करोगे, ये भी अपन देख कर रहे हैं। तो ये सारी पॉलिसी अमेजन वाला ऑलरेडी बता के रखता है। यू जस्ट नीड टू गो ऑन अमेजन वेबसाइट और आपको ये सब कुछ चीजें एक बार पढ़नी है। अरे एग्जाम बात पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट, इंश्योर कंप्लायंस विद इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड्स। इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड्स मतलब एक इंडस्ट्री की एक बॉडी होती है, आपको उसके साथ भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखो, जल्दी यहाँ पे एक एग्जांपल लिखना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया, एग्जांपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया। क्या अमेजन से आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो क्या अमेजन के लिए आप कंज्यूमर हो? हाँ। क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया ने जो भी रूल्स बना रखे हैं टू प्रोटेक्ट कस्टमर, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर, वो सारे लॉज क्या रूल्स को अमेजन को भी फॉलो करना पड़ेगा? डेफिनेटली करना पड़ेगा, बिकॉज इन दिस केस अमेजन एंड यू आर द कंज्यूमर फॉर अमेजन। और इस इंडिया में अगर उसको वर्कआउट करना है, अमेजन को अपना बिजनेस करना है, तो इंडिया के अंदर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी रूल्स है, उसको अमेजन वाले को भी क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? बहुत इजी दे रखा है यहाँ पे। एग्जांपल क्या दे रखा है? इन इंडिया आरबीआई हैज रिलीजिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब आरबीआई कोई ऐसी चीज है जहां आरबीआई एग्जांपल है ना, तो आरबीआई हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे लोग क्या कर सकते हैं? रूल्स बना सकते हैं, जिसको हर एक ऑनलाइन बिजनेस करने वाले को फॉलो करना पड़ेगा। अमेजन इज डूइंग ई कॉमर्स, ई बिजनेस एंड हेंस अमेजन हैव टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। इज इट क्लियर? 100%। नेक्स्ट, लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन। इंट्रूजन मतलब होता है इंटरफेरेंस, मतलब किसी बाहर वाला मेरे इस बिजनेस में दखल अंदाजी करे। मुझे उस बंदे से अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है। बाहर वाला बंदा मेरे बिजनेस में कैसे दखल अंदाजी करेगा? वो मेरे बिजनेस में घुस सकता है, मतलब हैकिंग कर सकता है, मेरे बिजनेस की कर सकता है। वो मेरे कंप्यूटर में वायरस डाल सकता है, तो मुझे वायरस से भी बचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? एक बार वापस पढ़ेंगे इसको। प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन। आपको आपके ई कॉमर्स बिजनेस को इंट्रूजन मतलब इंटरफेरेंस कौन करता है? अंदर वाला आदमी, बाहर वाला आदमी। तो बाहर वाले आदमी से इंटरफेरेंस में आपको बचाना है। ये वर्ड आपको याद करना है, इंटरफेरेंस या इंट्रूजन। इसका एक क्वेश्चन है, मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा, है ना? नेक्स्ट इज, मतलब इसके अंदर अब आप कैसे करोगे? किस से बचना है, किस से प्रोटेक्ट करना है? वायरसेस से बचना है, नहीं बचना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? एंटीवायरस। वेरी गुड। हैकर से बचना है, नहीं बचना है, क्या करना पड़ेगा? आपके सिस्टम में कोई भी ऐसी वीकनेस है जिसके थ्रू हैकर आपके कंप्यूटर के अंदर एंट्री ले सकता है, तो आपको उस वीकनेस को फुलफिल करना है, मतलब कहना है भरना है, ताकि वो वीकनेस का फायदा उठा के हैकर आपके सिस्टम में एंट्री ना ले सके। पासवर्ड्स, आप अपने एम्प्लॉयज को लगातार बोलते रहिए कि टाइम टू टाइम अपना पासवर्ड क्या करे बेटा? चेंज करे। टाइम टू टाइम अपना पासवर्ड चेंज करे। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, आप अपने ऐप का रेगुलर टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहिए, और उसमें सबसे एडवांस वाला जो लेटेस्ट सिक्योरिटी है वो लगा के दीजिए, लेटेस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड लगा के दीजिए। आपके फोन के अंदर हर 3 महीने के अंदर गूगल पैच सिक्योरिटी अपडेट आता है, 300-400 MB का होता है गूगल पैच सिक्योरिटी अपडेट। वो क्या होता है? गूगल वाला अपने कंज्यूमर में बार बार अपडेट भेजता रहता है, ताकि गूगल प्लस गूगल के कस्टमर का जो फोन है वो दोनों क्या हुए? एकदम सिक्योर्ड रहे। कुछ भी नया सिक्योरिटी आई है, कुछ भी नया खतरा आया, तो उससे बचने के लिए गूगल वाला सिक्योरिटी बनाएगा, और वो सिक्योरिटी को अपडेट के जरिए आप सबके फोन में पहुंचा देगा। वापस पढ़ रहा हूं मैं इसमें। वेबसाइट शुड ऑलवेज बी अप टू डेट विद द न्यूएस्ट मतलब लेटेस्ट वर्जन ऑफ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। सबसे लेटेस्ट वाला सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में होना चाहिए। वो कैसे होगा? टाइम टू टाइम अपडेट देके। लास्ट, सेंसिटिव डेटा। अगर कोई ऐसा सेंसिटिव डेटा अमेजन और आपके बीच में ट्रांजैक्ट हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? इनक्रिप्ट करना चाहिए। इनक्रिप्ट का सबसे इजी एग्जांपल है व्हाट्सएप में जब भी आप
किसी से फर्स्ट टाइम चैट करते हो, वो एक मैसेज लिखा हुआ आता है कि इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन हो रहा है। इंक्रिप्शन क्या होता है ये अपन जानते हैं, बट यहाँ पे अगर ये बोल रहा है कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल डेटा है या कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है या कॉन्फिडेंशियल डेटा है जिसको बहुत टॉप प्रायोरिटी, टॉप सिक्योरिटी से आपको एक दूसरे के जरिए भेजना है, मतलब मेरे को आपको और आपको मुझे कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल डेटा भेजना है, तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रास्ते में चोरी ना हो जाए। और रास्ते में चोरी होने से बचाने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। क्या यूज करना पड़ेगा? इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। इज इट क्लियर? 100%। चलो अपन ने क्या पढ़ा? रिस्क एंड कंट्रोल्स रिलेटेड टू ई बिजनेस। सबसे पहले रिस्क पढ़ी, फिर अपने पढ़े कंट्रोल्स किस किस को लगाने हैं, 7 जनों को कंट्रोल्स लगाने हैं, और कंट्रोल्स में क्या क्या लगाना है, ये 4 चीजें लगानी है आपको। इज इट क्लियर? 100%। चलिए, दिस टॉपिक हैज बीन ओवर।